हेलो दोस्तों, ये लॉजिक चैप्टर के ऊपर मेरा सॉल्यूशन का चौथा वीडियो है। टोटल लॉजिक पे हमने 5 वीडियो बनाए। सबसे पहले वीडियो में बच्चों हमने आपको क्वेश्चन पेपर दिए थे, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। सेकंड वीडियो में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहे हैं, उसके सॉल्यूशन मैंने दिए थे। बच्चों होप दैट आपने वो वीडियो देख लिया होगा। बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। बट मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन डाल के रखे हैं। क्यों? ये केवल आपको प्रैक्टिस पेपर के लिए दिया है। बट याद रखिए बोर्ड एग्जाम में लॉजिक चैप्टर से 1 मार्क, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स है बच्चों। चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में आपके निगेटिव मार्किंग हो जाते हैं, सिली मिस्टेक कर जाते हैं आप। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको केयरफुली क्वेश्चन रीड करना है और आंसर देना है। सेकंड वीडियो में मैंने ये 2 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स कवर किए थे 8 क्वेश्चंस। सॉल्यूशन के सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व किया है, वो आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखें तो वो वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन के थर्ड वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कवर किए हैं। नाउ अब 3 क्वेश्चन बच गए बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ये वीडियो इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का आखिरी वीडियो है। लेट्स बिगिन बच्चों। बुक, पेन, पेंसिल लेकर आप तैयार हो जाएं। बी रेडी। लेट्स बिगिन। अब इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम। लेट अस सी। एक्सप्रेस द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग वेन डायग्राम। बच्चों वेन डायग्राम कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पज से। आपको मालूम है, आप बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर लिखेंगे, लेकिन 20 मार्क्स का पेपर आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होगी। उस इंटरनल एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेन डायग्राम और ट्रूथ टेबल डेमस्क्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रूथ टेबल और वेन डायग्राम पे काम करिए, जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स दिला सकता है। लेट अस सी। इस वीडियो में हम वेन डायग्राम पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। सर्कल कैसे बनता है बच्चों? सर्कल कर्व से बनता है। पॉलीगॉन कैसे बनता है? पॉलीगॉन सेगमेंट से बनता है। क्वेश्चन में क्या बोला है? नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। स्टेप 1, आपको स्टेप 1 में डिफाइन करना है यूनिवर्सल सेट। यू इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आप क्या लेंगे? आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर क्वेश्चन आपके ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड हो, आप कुछ मत सोचिए, सीधा लिख दीजिए कि सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर। अगर आपका क्वेश्चन ह्यूमन से रिलेटेड है, लाइक मैन, बॉयज, स्टूडेंट, पर्सन, अगर इंसानों से रिलेटेड बातें हो रही है, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन से, तो आप लिख दीजिए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अगर आपका क्वेश्चन एनिमल से रिलेटेड है, डॉग, पेट डॉग, एनिमल से रिलेटेड है, तो आप यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करेंगे सेट ऑफ ऑल एनिमल्स। यूनिवर्सल सेट क्लियर हो गया कैसे डिफाइन करना है? आपको बेसिकली ये 3 एरिया में ही क्वेश्चन पूछते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड एंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। नाउ यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? ऑल सर्कल्स आर पॉलीगॉन। यहाँ दो कीवर्ड है, एक सर्कल है, दूसरा पॉलीगॉन। हमने पी क्या डिफाइन किया? सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। क्यू क्या डिफाइन किया? सॉरी, सी क्या डिफाइन किया? सेट ऑफ ऑल सर्कल्स। तो बच्चों ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा पी हो गया और ये हमारा सी हो गया। सिंस पॉलीगॉन और सर्कल में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसके लिए ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लू क्या है, टेक्निक क्या है? अभी टेक्निक देखिए। जब भी नो वर्ड दिया रहेगा, उसका डायग्राम ऐसा ही बनेगा। वेन डायग्राम बनाएंगे और दो सर्कल बनाएंगे, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नीचे आप लिखेंगे द अबाउ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पी इंटरसेक्शन सी इज एम्पटी। पी इंटरसेक्शन सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे? पी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एम्पटी। इज दैट क्लियर?
एम्प्टी का मतलब नथिंग इज कॉमन। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट? ऑल टीचर्स आर स्कॉलर एंड स्कॉलर्स आर टीचर। बच्चों जब भी इस तरह से वर्ड आए ऑल एंड, सारे टीचर स्कॉलर हैं और सारे स्कॉलर ही टीचर हैं। सोचो, पॉज करिए वीडियो और सोचिए, सारे टीचर क्या हैं? स्कॉलर हैं। तो जितने भी टीचर हैं सब स्कॉलर हो गए। और फिर क्या बोलता है? जितने स्कॉलर हैं सब टीचर हो गए। तो क्या यहाँ पे दो सर्कल की जरूरत है? नहीं। अगर मैं इस सर्कल को बोलूं सारे टीचर हैं तो ये ऑटोमेटिक सब स्कॉलर हो गए। और अगर उसी सर्कल को मैं बोलूं ये सारे स्कॉलर्स हैं तो सारे के सारे टीचर हो गए। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है? टीचर किससे रिलेटेड है वर्ड? ह्यूमन बीइंग। तो यू हो गया सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। बोलो, टीचर्स आर स्कॉलर, तो सेट ऑफ ऑल टीचर्स टी हो गया, सेट ऑफ स्कॉलर्स एस हो गया, और ये आपका हो गया टी, और यही सर्कल हो गया एस। तो आपको लिखना है टी इक्वल टू एस, और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। नीचे आपको क्या लिखना है? द अबाउ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट टी इक्वल टू एस। थर्ड क्वेश्चन, सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। ओके, फिर स्टूडेंट से रिलेटेड है तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लिखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इससे भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। कीवर्ड क्या है? हार्ड वर्किंग, ओबीडियंट। चलो सोचो, सोचो क्या बनाएंगे आप? एच फॉर हार्ड वर्किंग, ओ फॉर ओबीडियंट। व्हाट इज एच? सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ओ सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स। ये हार्ड वर्किंग मैंने बना दिया, और ये दूसरा सर्कल बना दिया ओबीडियंट। ओके, ना क्या दिया गया? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो सम हार्ड वर्किंग, देखो ये जो एरिया है ये हार्ड वर्किंग में भी आया और ये ओबीडियंट में भी आया। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ओबीडियंट। आपको लिखना क्या है? द अबाउ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एच इंटरसेक्शन ओ नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाट इज गिवन? इफ अ मैन इज रिच देन ही बाय अ कार, if a man is not rich then he does not buy a car, if a man buy a car then he is rich, if man does not buy a car then he is not rich. ओके, हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट हैविंग द सेम मीनिंग। आपके सामने चार स्टेटमेंट है ए बी सी डी। आपको ये पता करना है कि स्टेटमेंट ए बी सी डी में से किसके इक्विवेलेंट है। तो यही पता करना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? टेक्निक। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सबको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ओके, लेट्स बिगिन। ये इफ है, ये देन है। आप पी डिफाइन करेंगे, अ मैन इज रिच। क्यू डिफाइन करेंगे, ही बाय अ कार। सी हियर, अ मैन इज रिच, ही बाय अ कार। व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ए? दैट इज पी इंप्लाइज क्यू। नेक्स्ट, बी में क्या लिखा है? अ मैन इज नॉट रिच। नॉट रिच मतलब नॉट पी। डज नॉट बाय अ कार, नॉट क्यू। नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू। नेक्स्ट, अ मैन बाय अ कार। बाय अ कार मतलब क्यू। देखिए ना, बाय अ कार क्यू। ही इज रिच, पी। क्यू इंप्लाइज पी। फोर्थ, डज नॉट बाय अ कार मतलब नॉट क्यू, इंप्लाइज नॉट पी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में बच्चों सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। यहाँ पे टेक्निक क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फॉर्मूले के बेसिस पे ये सम सॉल्व होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? वी नो दैट p implies q is equivalent to not q implies not p। देखिए p implies q यहाँ दिख रहा है, किसके इक्विवेलेंट है? नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी हैव सेम मीनिंग। सी हियर, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी हैव द सेम मीनिंग। सिमिलरली पी के जगह क्यू लिख दो और क्यू के जगह पी लिख दो तो क्या बनेगा? क्यू इंप्लाइज पी इक्विवेलेंट टू निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू। चेक करो क्यू इंप्लाइज पी कहाँ है, चेक। चलो फटाफट चेक करो। क्यू इंप्लाइज पी आपका स्टेटमेंट नंबर सी किसके इक्विवेलेंट है? नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, दैट इज स्टेटमेंट नंबर बी। तो बी और सी हैव द सेम मीनिंग। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें लॉजिक क्या लगाया हमने, क्या दिमाग लगाया? जब हमें कोई भी चार स्टेटमेंट दे और बोले कौन किसके इक्वल है, सबसे पहले हमें क्या करना है?
सबसे पहले हमें सबको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके बच्चों, लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इन द क्वेश्चन नंबर 4, आपको बच्चों क्वेश्चन पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। मैंने यहाँ पे करेक्शन करके क्वेश्चन बताया है। क्या करेक्शन है? इसकी जगह पे नॉट पी एंड नॉट क्यू आएगा, ये करेक्शन आप लोग कर लेंगे ना। अभी हमें इस क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करना है। और विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। लेट्स सी, बट बिफोर प्रोसीडिंग इट, इस सम पे जाने के पहले बच्चों, आपको सबसे पहले ये टेबल लर्न करना है। ये टेबल को लर्न करने का ट्रिक है। इस टेबल को लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, वो ट्रिक का नाम है एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड वर्ड? ध्यान दीजिए। ए फॉर एसोसिएटिव, सी से कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट एंड कम्यूटेटिव, ए सी के बाद आई, आई से आइडेंटिटी, इनवोल्यूशन, और डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, डीमॉर्गन्स। तो ACID एसिड, इससे आप ये 4 लेटर से ये पूरा का पूरा टेबल के लॉज के नाम याद कर सकते हो। ये बेहतरीन टेक्निक है, आप याद रखिए। ये पीयूष सर ने आपको बताया है, इसको दिमाग में फिट करिए। नाउ ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। देखिए क्या चाहिए हमें। हमें दिया गया है P एंड Q और P एंड नॉट Q और नॉट P एंड नॉट Q, हमें ये प्रूफ करना है। लेट अस सी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? LHS, P एंड Q और P एंड नॉट Q और नॉट P एंड नॉट Q। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ लगाया। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ को आप ध्यान से देखिए। एसोसिएटिव लॉ देखिए क्या है। P और Q और R को हम क्या लिख सकते हैं? P और Q फिर और R, या अदरवाइज P और Q और R। ओके, मतलब हम ब्रैकेट Q और R को साथ में ले लो या P और Q को साथ में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस सी, तो हमने क्या किया? हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया। हमने सबसे पहले क्या किया? ये दोनों जो है इसको और इसको साथ में ले लिया, दैट इज दिस ब्रैकेट। इज दिस क्लियर? ये भी और है, ये भी और है, इन दोनों को साथ में लिया। अब हमने क्या किया? कम्यूटेटिव लॉ लगाया। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ देखिए, इंटरचेंज P और Q को Q और P लिख सकते हैं, राइट? तो ये क्या किया हमने? P एंड नॉट Q को क्या लिख दिया? नॉट Q एंड P। नॉट P एंड नॉट Q को क्या लिख दिया? नॉट Q एंड नॉट P। इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद हमने कौन सा लॉ लगाया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे पता चला? ये नॉट क्यू इधर भी है, नॉट क्यू इधर भी है, तो नॉट क्यू क्या करो? कॉमन ले लो। नॉट क्यू को कॉमन, देखो नॉट क्यू कॉमन निकाला। कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? ये एंड आ गया, फिर यहाँ क्या बचा? पी बचा, और यहाँ पे नॉट पी बचा। बीच में कौन सा साइन है? और, तो पी और नॉट पी, पी और नॉट पी। इज दिस क्लियर एवरीवन? कौन सा लॉ लगाया हमने? हमने नॉट क्यू को कॉमन निकाला, और क्या बचा? नॉट, क्या बचा? पी, ये एंड का साइन कॉपी किया, पी और नॉट पी। इज दिस क्लियर? दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आफ्टर दैट पी एंड क्यू एज इट इज, नॉट क्यू। जब भी बच्चों पी और उसका निगेशन बाजू में आ जाए, पी का उल्टा क्या होता है? नॉट पी। तो पी का उल्टा नॉट पी, उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। पी और नॉट पी क्या होता है? टी। क्यों ऐसा होता है? ये आप रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं आज आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। देखो और के फॉर्मूले में क्या होता है? और के फॉर्मूले में दोनों एफ होगा तो एफ, यस और नो। बट यहाँ पे क्या दिया गया? पी दिया गया, और यहाँ पे नॉट पी दिया गया है। दोनों एफ हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता ना। बोलो, ये पी है, ये नॉट पी है, तो अगर ये एफ हो तो ये टी होगा, लेकिन दोनों एफ हो ही नहीं सकता। दोनों एफ होगा तो एफ, तो बट दोनों एफ नहीं हो सकता, इसके वजह से क्या आ गया? टी आ गया। इज दिस क्लियर? तो इसका आंसर हो गया पी। नाउ जब भी बच्चों आपको किसी भी स्टेट के साथ पी या एफ आ जाए, पी या एफ आ जाए, तो आपको आइडेंटिटी लॉ लगाना है। कौन सा?
तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? पी या क्यू के साथ पी नहीं तो एफ आ जाए। ओके, नॉट क्यू एंड टी। नॉट क्यू कैसे आया? सी है। एंड का फॉर्मूला क्या कहता है? दोनों टी होगा तो टी, राइट। यहाँ पे क्या दिया गया है? नॉट क्यू एंड टी दिया गया, तो ये टी तो फिक्स हो गया। अब हमारा आंसर किस पे डिपेंड करता है? इसका आंसर टी कब आएगा? जब नॉट क्यू क्या हो जाए? टी। अगर नॉट क्यू एफ हो गया तो हमारा आंसर भी एफ आ जाएगा। तो हमारा आंसर किस पे डिपेंड करता है? हमारा आंसर डिपेंड करता है कि नॉट क्यू क्या होगा। जो नॉट क्यू होगा वही आंसर होगा। ओके, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ गया? नॉट क्यू। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है नॉट क्यू पे। ये क्वेश्चन बच्चों काफी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको जरा ट्रिक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको ये जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ आपको एक बार में समझ जाए। अगर आपको एक बार में ना समझे, आप इसी चीज को 2 से 3 बार देखिए, सुनिए वीडियो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कुआं में से हम लोग बाल्टी का पानी निकालते हैं ना, रस्सी से 10 बार खींचो तो कुएं के ऊपर भी क्या आ जाता है? निशान आ जाता है। उसी प्रकार जब आप इस सम को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तभी हो गया जब आपने सोच लिया कि नहीं होगा। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखेंगे इस वीडियो को, आपको ये सम भी समझ में आ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। पी एंड क्यू और नॉट क्यू। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ओपन द ब्रैकेट। तो क्या किया? पी, ये देखिए ना, ये नॉट क्यू है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। कैसे कर दिया? ये नॉट क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया पी के साथ भी, तो पी और नॉट क्यू, बाद में क्यू और नॉट क्यू, दोनों के साथ आ गया। क्यू के साथ क्या आ गया? उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर से और है तो क्या मैंने बोला था, जब भी और है तो दोनों एफ होना चाहिए, लेकिन ये दोनों एफ नहीं हो सकते। इसके लिए आंसर क्या आ गया? टी। अब इस पूरे स्टेटमेंट के साथ टी आ गया। अभी मैंने बोला था कोई भी स्टेटमेंट के साथ टी या एफ आए तो आइडेंटिटी लॉ लगाना है। कौन सा लॉ? आइडेंटिटी। अब ये एंड है तो क्या होना चाहिए? इस पे डिपेंड करता है ना। अगर ये टी हुआ तो आंसर टी आता, अगर ये एफ होगा तो आंसर एफ आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? पी और नॉट क्यू, आइडेंटिटी लॉ। ओके बच्चों, तो मैंने आप लोगों को टोटल 16 सम दिए थे। वो सारे 16 के 16, 16 के 16 सम्स के आंसर्स मैंने वीडियो पार्ट 1 सॉल्यूशन, पार्ट 2 सॉल्यूशन, पार्ट 3 सॉल्यूशन और पार्ट 4 सॉल्यूशन में कवर किए हैं। बच्चों, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 16 क्वेश्चंस को करिए, डेफिनेटली डैम श्योर आपका पूरा लॉजिक चैप्टर में इस 16 क्वेश्चन में कवर किया हूं। आप इस चैप्टर को, इस क्वेश्चंस को, 16 क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार सॉल्व करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, बार बार सॉल्व करने के बाद एक समय आएगा जब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। डेफिनेटली, दिस इज माय गारंटी। ये बच्चों, आज मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मुझे 16-17 ईयर्स के एक्सपीरियंस हो गए। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो बच्चों, अब मैं एक स्वीट वीडियो लॉजिक चैप्टर के ऊपर लाऊंगा कुछ दिनों के बाद, जिसके अंदर मैं आपको एमसीक्यू क्रैक कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थियरी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग टेक्निक है। ये जो आपने 4 वीडियो देखे, ये थियरी क्वेश्चन थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके ट्रिक्स होते हैं। जैसे एंट्रेंस एग्जाम में जो ट्रिक यूज करते हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम्स के टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, आप ये वीडियोस ध्यान दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। बहुत सारे हमारे देश में बच्चों ऐसे गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशन क्लास नहीं जाते, वो इस वीडियो के दम पर ही इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ये आपका और हमारा नैतिक अधिकार बनता है कि हम अपने दोस्तों को मदद करें। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों।